गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई सब बच्चों के? हमारे साथ बच्चे जुड़ गए हैं। ज्योति, सुजीत, जिया मौर्य, मेहर, रोशनी, मीनाक्षी, शिवम, राज चौधरी, अक्षय, सूरज, अंकेश बिहार पुणे की धरती से प्रणाम कर रहे हैं। शिव प्रताप, राज चौरसिया, क्रिस, जिया, रितकेश, हिमानी, अंकित, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी मुझे लाइव देख पा रहे हैं। आप तक मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ साफ पहुँच रही है। तो एक बार आप बताएंगे कि क्या ऑडियो वीडियो सही है। आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू किया जाए। भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी भी बढ़िया होंगे, मजे में होंगे एकदम। और 2 क्लासेज हम पढ़ चुके हैं ऑप्टिक्स की। आज क्लास नंबर 3 है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पीछे की दोनों क्लास देख कर आए हैं। ठीक है, कमेंट सबका जा रहा है। ठीक है, तो कोई बच्चा एक मत लिखा करो कि मेरा कमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबके कमेंट आ रहे हैं। भूपेंद्र, मुस्कान, अभी, कविता, दिवांशी, सुमित, अंकित, रोबिन, अंकुर, अपूर्वा, सागर, आदित्य, सत्यम, निताशा, आयुष, नीलम, दिवांशी। भाई इतना स्पीड से चल रहे हैं, नाम पढ़ने के लिए आसान नहीं है सभी के। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जितने भी लाइव हैं इस समय कमेंट लिख रहे हैं सबको नमस्कार, प्रणाम। ठीक है, चलो अब देखो, कल की क्लास में हमने आपसे कहा था कि आज हम इस रिफ्लेक्शन को, प्लेन मिरर को, इस हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो एक तो मैंने आपसे पहले कहा कि मैं मानकर पढ़ाऊंगा कि आप सभी कल की क्लास में उपस्थित थे। जो बच्चा कल की क्लास में नहीं आया है, मेरा उससे रिक्वेस्ट है कि एक बार वो बेटा पहले पीछे क्लास देख ले, 2 क्लास, फिर उसके बाद कंटिन्यू करना। ठीक है, तो आज ये तीसरी क्लास है हमारी ऑप्टिक्स के टॉपिक की। ये बेटा हमारे पास में एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण। ठीक है, और इस प्लेन मिरर समतल दर्पण के सामने ध्यान से देखेंगे। कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि मान लो कि ये कोई व्यक्ति खड़ा है इस प्लेन मिरर के सामने। तो मैंने कहा था कि भाई इसकी इमेज बनेगी, इसका प्रतिबिंब बनेगा। जितना आगे मिरर के व्यक्ति खड़ा होगा, इमेज उतना ही पीछे बनेगी। यहां तक की बात हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो बार बार टाइम खराब नहीं करेंगे। यानी कि अगर ये व्यक्ति x डिस्टेंस आगे है तो इसकी इमेज x डिस्टेंस पीछे बनेगी। इसके अलावा मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर इस व्यक्ति की हाइट h है तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा, जो प्रतिबिंब बनाएगा, वो भी h हाइट का ही बनाएगा। सेम हाइट की इमेज बनाता है प्लेन मिरर। बस वो इमेज पूरी देखने के लिए जो मिरर चाहिए वो व्यक्ति की लंबाई का चाहिए आधा। तो यहां तक हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि सब बच्चों को यहां तक की बातें क्लियर हैं और क्लास के साथ साथ उन्हें याद भी हो गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं वो सारे के सारे आपको मिल रहे होंगे पीएनजी फाइल में। जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वही तो मिलेंगे भाई। ठीक है, जो नहीं कराए हैं वो कैसे मिल जाएंगे? तो जो कराए जाएंगे, जो आपके लिए रिलेवेंट हैं, वो आपको मिलेंगे। उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो आप, है ना। चलो अब आज की क्लास में यहां से शुरू कर रहा हूं। ये बेटा मेरे पास में एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, और इसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है। अगर ये व्यक्ति इस प्लेन मिरर समतल दर्पण की तरफ को v स्पीड से चलना शुरू कर दे, यानी ये व्यक्ति मान लो इसकी तरफ को 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, तो बेटा जो इमेज होगी ये इसकी तरफ को कितनी स्पीड से भागेगी, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, तो अगर ये व्यक्ति इस मिरर की तरफ को v स्पीड से भाग रहा है तो इमेज की स्पीड क्या होगी? इसके 2 आंसर होंगे, 2 आंसर बनेंगे। एक आंसर तो ये होगा कि अगर ये व्यक्ति मिरर की तरफ को v स्पीड से भाग रहा है तो इमेज की स्पीड v ही होगी। एक आंसर तो ये बनेगा, एक होगा 2v बनेगी। तो कब आंसर v होगा, कब 2v होगा, पूरा ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन में पूछेगा कब, तो कब v बताना, कब 2v बताना, मैं पूरा लिखवाऊंगा भी, ध्यान समझना। देखो बेटा आप एक बात समझना, ये प्लेन मिरर है समतल दर्पण, ये दीवार पे चिपका हुआ है, फिक्स है, ये फिक्स है प्लेन मिरर। अगर इसकी तरफ कोई व्यक्ति 3 कदम रखेगा तो इसकी जो इमेज है वो भी इसकी तरफ को 3 ही कदम रखेगी। तो अगर पेपर में कभी आ जाए कि एक व्यक्ति मिरर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है तो इमेज की स्पीड, प्रतिबिंब की स्पीड मिरर के सापेक्ष, मिरर के रेस्पेक्ट में, दर्पण के सापेक्ष कितनी होगी, तो वी ही बताएंगे। भाई मिरर तो फिक्स है, अगर आप इसकी तरफ को 3 कदम रखोगे इमेज भी 3 ही कदम रखेगी। अगर पेपर में दर्पण के सापेक्ष पूछे, मिरर के रेस्पेक्ट में पूछे, तो आपको आंसर बताना है कि अगर व्यक्ति की स्पीड v है तो इमेज की स्पीड भी v ही होगी दर्पण के सापेक्ष। लेकिन अगर वो आपसे कहे एक व्यक्ति मिरर की तरफ को v स्पीड से भाग रहा है तो इमेज की स्पीड इस व्यक्ति के सापेक्ष कितनी होगी जो भाग रहा है, तो आपका आंसर होगा 2v।
यानी अगर वो कहे कि व्यक्ति भाग रहा है 5 की स्पीड से, इमेज की स्पीड 5 ही होगी दर्पण के लिए, व्यक्ति भाग रहा है 5 से, इमेज की स्पीड होगी 10 भागने वाले व्यक्ति के लिए। अब वो 10 क्यों होगी, डबल क्यों कर रहा हूं, उसे बड़े ध्यान से समझना। देखो जैसे बेटा मैं यहां पे खड़ा हूं, मान लो कि मेरे साथ में एक बच्चा यहां पर है और इसका नाम मान लो कि अंशु है। ये जो बच्चे का लास्ट टाइम में कमेंट दिख रहा है अंशु यादव भाई, एक तो पहले बताओ कि क्या ये बैच एयरफोर्स के लिए है, जो आप बार बार लिख रहे हो कि एयरफोर्स के लिए होगा कि नहीं होगा। एयरफोर्स का तो बैच नहीं है ये। दूसरा, अगर आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो एक्स ग्रुप के लिए काम नहीं करेगा, वाई ग्रुप के लिए काम कर जाएगा। दूसरा, ये बैच किस पेपर के लिए काम करेगा, किसके लिए नहीं करेगा, मैं पहली क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैं किस किस एग्जाम को ध्यान में रखकर पढ़ाऊंगा। तो आप चलती हुई क्लास में टीचर कॉन्सेप्ट बता रहा है, क्यों टाइम खराब कर रहे हो टीचर का। अब यहां देखना, मैं इधर को भाग रहा हूं बेटा, मान लो कि 60 की स्पीड से, मैं इधर को 60 की स्पीड से भाग रहा हूं। एक बच्चा मेरे साथ में यहां पर है, मैं 60 की स्पीड से भाग रहा हूं इधर को, ये मेरे साथ साथ 40 की स्पीड से भाग रहा है। अगर मैं भागते भागते इस बच्चे से कहूं कि मेरी स्पीड कितनी है, वो कहेगा गुरुजी आपकी स्पीड है 20। मैं कहूंगा गजब आदमी हो यार तुम, मैं 60 से भाग रहा हूं तो मेरी स्पीड 20 ही बता रहे हो। तो वो कहेगा सर भले ही आप 60 की स्पीड से भाग रहे हो तो 40 से मैं भी तो भाग रहा हूं, तो 60 में से 40 मैंने कवर कर ली, तो मुझे तो आपकी स्पीड 20 ही दिखाई देगी। तो अगर दो व्यक्ति सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो एक दूसरे की जो स्पीड आएगी वो आएगी घट के। अगर मैं 60 से भाग रहा हूं, ये 50 से भाग रहा है, तो इसे मेरी स्पीड 10 ही दिखेगी। लेकिन अगर मैं इधर को भाग रहा हूं 60 से और ये व्यक्ति इधर को भाग रहा है 40 से, अगर अपोजिट भाग रहे हो तो सर मेरी स्पीड दिखाई देगी 100। इसे बेटा हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ते हुए दिखती है, सेम में घटते हुए दिखती है। आपने चीज को ध्यान भी दिया होगा, मान लो आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं और पीछे से गाड़ी आपके बगल से निकली, तो आपको लगता है कि बहुत धीरे धीरे ओवरटेक कर रही है, वो धीरे धीरे ओवरटेक नहीं कर रही। हो सकता है कि उस गाड़ी की स्पीड 100 हो, लेकिन 90 आपकी गाड़ी की स्पीड भी है, तो आपको उसकी स्पीड केवल 10 दिखती है। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड हमें कम दिखती है। लेकिन जब हम बस में जा रहे होते हैं, कार में जा रहे होते हैं, तो जो बस हमारे बगल से निकलती है तो बहुत तेज क्यों लगती है। हमारी गाड़ी की स्पीड भले ही 60 है, सामने वाले की 50 है, पर हमें लगेगी 110। अपोजिट में स्पीड जुड़ती है, सेम में रहती है, सेम में घटती है। तो ऐसे ही जब ये व्यक्ति 20 स्पीड से भागेगा तो बेटा ये इमेज 20 स्पीड से चलती है। तो अगर वो पूछे कि इमेज की जो स्पीड है इस व्यक्ति के लिए कितनी होगी जो भाग रहा है, तो खुद 20 से भाग रहा है, इमेज भी 20 से भाग रही है, तो अपोजिट में स्पीड जुड़ती है तो इसे लगेगी 2v। तो पेपर में ध्यान से पढ़ लेना, अगर वो कहे कि एक व्यक्ति दर्पण की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है तो इमेज की स्पीड दर्पण के सापेक्ष पूछेगा तो हम 2 ही बताएंगे। व्यक्ति भाग रहा है 2 से, इमेज की स्पीड भी होगी 2 दर्पण के सापेक्ष। लेकिन व्यक्ति भाग रहा है 2 की स्पीड से, इमेज की स्पीड इस व्यक्ति के लिए कितनी होगी तो हम करेंगे 4 मीटर पर सेकंड। तो किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे हम, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे इफ, पहले इंग्लिश में लिख लो, इफ an object moves towards a plane mirror, if an object moves towards a plane mirror with a speed v, comma, the relative speed of image, the relative speed of image will be v with respect to mirror and 2v with respect to object, हिंदी में लिखेंगे यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ, v चाल से चलना प्रारंभ कर दे, यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ v चाल से चलना प्रारंभ कर दे, यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ v चाल से चलना प्रारंभ कर दे तो प्रतिबिंब की चाल दर्पण के सापेक्ष, प्रतिबिंब की चाल दर्पण के सापेक्ष v, जबकि
वस्तु के सापेक्ष, जबकि वस्तु के सापेक्ष 2v होगी। भाई बात समझ रहे हो कि हमें आंसर v कब बताना है, 2v कब बताना है। अगर ये व्यक्ति मिरर की तरफ जा रहा है v स्पीड से, तो इमेज की स्पीड हम v बताएंगे मिरर के रेस्पेक्ट में, दर्पण के रेस्पेक्ट में। ये व्यक्ति v स्पीड जा रहा है मिरर की तरफ, इमेज की स्पीड हम 2v बताएंगे इस व्यक्ति के सापेक्ष। तो वही लिखा मैंने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ को v स्पीड से मूव करेगा तो जो रिलेटिव स्पीड होगी इमेज की वो v होगी मिरर के सापेक्ष, और 2v होगी वस्तु के सापेक्ष। हिंदी में भी लिखा, यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ v चाल से चलना प्रारंभ कर दे तो प्रतिबिंब की चाल दर्पण के सापेक्ष v, जबकि वस्तु के सापेक्ष 2v होगी। अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा, आपको इनके आंसर बताने हैं। पहले वाला आसान है, न्यायिति। दूसरा हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा, तो थोड़ा क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनेंगे, कल की तरह गलती नहीं दोहराएंगे जो कल आपने दोहराई थी। देखो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर एक व्यक्ति मिरर की तरफ 3.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, एक व्यक्ति मिरर की तरफ भागना शुरू करता है 3.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो जो इमेज की स्पीड होगी, जो प्रतिबिंब की स्पीड होगी, वो मिरर के रेस्पेक्ट में दर्पण के सापेक्ष कितनी होगी। व्यक्ति मिरर की तरफ 3.5 की स्पीड से भागे तो इस व्यक्ति की जो इमेज होगी उसकी स्पीड दर्पण के सापेक्ष क्या होगी, ये आपको बताना है। नहीं, मुझे इस बारे में भाई कोई जानकारी नहीं, हिस्ट्री पॉलिटी क्लास के बारे में। एक बेटा एक चीज लिखो, जो बच्चा 3.5 मीटर लिख रहा है, बेटा स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, एक तो मीटर मत लिखो, है ना। जितने बच्चे हमें शशावत, ब्रजेश, प्रीति, वरुण, संदीप, राज, प्रिंस, ऋतिकेश, बहुत बढ़िया, आज अच्छा लगा मैं देखकर। पूजा, प्रिंस, अभी तक एक बच्चे का भी गलत नहीं है। सुजीत, निशा, प्रिंस, अंतिम, विशाल, देवा, जिया, 3.5 मीटर पर सेकंड बेटा बिल्कुल सबका आंसर सही है कि यदि ये व्यक्ति 3.5 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ चलेगा तो इमेज की स्पीड अगर मिरर के सापेक्ष ही पूछ रहा है तो 3.5 मीटर पर सेकंड ही बताएंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगला क्वेश्चन थोड़ा सा एक्टिव होकर सुनना, ये हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे ध्यान से सुनेंगे। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति मिरर की तरफ, दर्पण की तरफ भाग रहा है, ध्यान सुनना, एक व्यक्ति मिरर की तरफ भाग रहा है, अगर इस व्यक्ति को यह लग रहा है कि इसकी इमेज 10 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ आ रही है, अगर एक व्यक्ति को अपनी इमेज की, अपने प्रतिबिंब की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड लग रही है तो व्यक्ति खुद कितनी स्पीड से भाग रहा होगा। राघव, अंकित, अरण्या, मोहम्मद नासिर, कल्पना, प्रिंस, इकरम, अख्तर, सब करो भाई। मैंने आपसे क्या कहा कि यदि कोई व्यक्ति मिरर की तरफ भाग रहा है और उसे लग रहा है कि उसकी इमेज 10 मीटर पर सेकंड से भाग रही है तो खुद कितनी स्पीड से भाग रहा होगा। महक का गलत हो गया है, मुंजन का सही है, ब्रजेश का सही, देवव्रत का सही है। जितने बच्चे 20 कह रहे हैं उनका गलत है, जितने कह रहे हैं 5 उनका सही है। भाई एक चीज बताओ, मैं मिरर की तरफ को भाग रहा हूं, अगर मुझे अपनी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड लग रही है, यानी मेरे सापेक्ष अगर इमेज की स्पीड 10 मीटर है तो बेटा मैं खुद 5 की स्पीड से भागूंगा, तभी तो इमेज की स्पीड मुझे 10 लगेगी। भाई मिरर के सापेक्ष तो बात नहीं हो रही, मैंने कहा कि मैं मिरर की तरफ को भाग रहा हूं, अगर मुझे अपनी इमेज की स्पीड 10 लग रही है तो इमेज की स्पीड मुझे 10 कब लग सकती है, जब मैं खुद 5 की स्पीड से भाग रहा हूंगा। भाई आपसे मैंने क्या कहा था, अगर आप मिरर की तरफ को v स्पीड से जाएंगे तो इमेज की स्पीड 2v लगेगी। मैंने उल्टा पूछ लिया कि अगर इमेज की स्पीड 2v लग रही है तो आप खुद कितने से भाग रहे होंगे, v से भाग रहे होंगे। नहीं, हल्का सा हमने चेंज किया तो 2-4 बच्चों ने गलत कर दिया। बाकी राघव, अर्पिता, पीयूष, प्राची, जिया, मानसी, ऋतिक, सौरव, आदर्श, रघु, तनु, इन सबका एकदम ठीक आंसर है। ठीक है, अब जैसे अब एक क्वेश्चन जो है मैं आपको थोड़ी देर में आगे चल के इससे दिखाऊंगा अभी। तो बेटा हमारे पास में प्लेन मिरर जो है, समतल दर्पण जो है, इससे बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमें पता चल चुका है, जो फेमस क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं क्योंकि बिल्कुल नया चैप्टर चल रहा है, तो एक बार रिवाइज करा देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर आपसे कोई ये कहे कि भाई ये बताओ कि अगर आपकी हाइट 6 फीट की है तो प्लेन मिरर आपकी जो इमेज बनाएगा वो भी कितने की होगी, आप कहेंगे सर 6 फीट की। दूसरा मैंने कहा अगर आप प्लेन मिरर से 12 मीटर दूर हैं तो आपकी इमेज भी कितना पीछे बनेगी, 12 मीटर पीछे बनेगी। तीसरा मैंने क्या कहा कि आप 6 फीट के हैं लेकिन आपको अपनी इमेज देखनी है पूरी, सर से लेकर जूते तक, तो मिरर कितनी लंबाई का चाहिए, कम से कम 3 फीट का। चौथा क्या बताया, अगर आप मिरर की तरफ भागेंगे 2 की स्पीड से तो इमेज की स्पीड 2 होगी मिरर के लिए, लेकिन आपके लिए होगी 4। तो उम्मीद कर रहा हूं सारी बातें आपको ध्यान है।
इसके अलावा हमने कुछ बातें और डिस्कस की थी कि जो प्लेन मिरर है इसकी पावर शून्य होती है, इसकी मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता +1 होती है, फोकस अनंत पे होता है, फोकस दूरी अनंत होती है, रेडियस भी अनंत होती है। तो ये सारी बातें मान के चल रहा हूं कि ये सब की सब आपको ध्यान है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि भाई मैं इतनी बार रिपीट कर दिया है, अगर इसके बाद भी याद नहीं कर पाओगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलो अब इसमें इस चैप्टर में बेटा बिल्कुल हम धीरे धीरे एंड से में चल रहे हैं। प्लेन मिरर जो रिफ्लेक्शन में पढ़ा रहा था, धीरे धीरे इसके अंतिम दौर में आ रहे हैं हम, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन इससे आता है, ये आपने देखे भी होंगे प्रीवियस ईयर में। अभी आपको ये इतना पता है कि अगर मेरे पास में ये एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, अगर इसके सामने एक वस्तु रखी है तो उसकी कितनी इमेज बनेगी। आप कहोगे सर अगर एक मिरर है तो एक ही इमेज बनेगी, जितना आगे वस्तु है इमेज उतना ही पीछे बनेगी। यानी अगर मेरे पास एक मिरर हो तो एक वस्तु की एक इमेज बनती है। ये चीज आप डेली देखते हैं, आप मिरर के सामने जाके खड़े होते हैं अपने घर में, तो आपको अपनी शक्ल का एक ही तो व्यक्ति दिखता है मिरर में, आपकी एक ही इमेज बनती है। तो एक मिरर होगा तो एक वस्तु की एक इमेज बनेगी। लेकिन बेटा अगर मेरे पास में दो वस्तुएं हो, सॉरी एक वस्तु हो, लेकिन दो मिरर हैं और मान लो कि दोनों मिरर जो है ये 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो अगर मैं दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पे हों और उनके बीच में एक वस्तु रख दूं, तो बेटा इस वस्तु की कुल कितनी इमेज बनेगी अगर दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पे रखे हों, ठीक है। अरे बताया तो था भाई आयुष तिवारी, तुम पढ़ाई वढ़ाई में तुम्हारा ध्यान है कि कमेंटबाजी में ध्यान है। कल बताया था कि प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कह रहा जी रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, पता नहीं तुम्हें प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है। देखो बेटा अगर दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पे हो तो उसके बीच में अगर कोई वस्तु रखी हो तो उसकी टोटल बनती है 3 इमेज। एक इमेज बनेगी इस वाले मिरर की वजह से, जितना आगे है वस्तु इमेज बनेगी उतना ही पीछे। एक बनेगी इसकी वजह से, जितना आगे है उतना ही पीछे। एक जहां पे दोनों मिरर मिल रहे हैं, जितना आगे वस्तु है ठीक उतना ही पीछे। तो अगर दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पे हो तो कुल मिला के कितनी इमेज बनेगी, 3 इमेज। तो ऐसे पेपर में क्या करेगा, आपको वो अलग अलग एंगल दे देगा कि दो मिरर 60 डिग्री के एंगल पे है तो कितनी इमेज बनेगी, 40 पे तो है कितनी बनेगी। तो मैं एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, उससे आप विद इन सेकंड अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर दो मिरर पेपर में आपको दिए हों तो लिखेंगे नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस प्रतिबिंबों की संख्या। बेटा इसे हम लिखते हैं एन से। नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला होता है एन इजकल टू 360 बाई थीटा -1। यहां पे थीटा क्या है बेटा, यहां पे थीटा है दो मिरर के बीच का एंगल। तो थीटा क्या है यहां पे, एंगल बिटवीन टू मिरर्स, दो दर्पणों के बीच का कोण। थीटा यहां पे दो दर्पणों के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू मिरर्स, दो दर्पणों के बीच का कोण, ठीक। अच्छा अब देखो, अब जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि भाई दो मिरर जो हैं एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हैं तो कुल कितनी इमेज बनेगी, ठीक। तो आप क्या करो, एंगल दे रखा है, फॉर्मूला लगाओ 360 बाई थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 90 डिग्री, से ब्रैकेट में बंद कर दो, -1। 90 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 में से गया कितना आंसर आ गया, 3 आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेंगी, 3। तो दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पे हैं तो कुल मिला के 3 प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, अगर दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पे हैं तो बेटा कई बार पेपर में सीधे सीधे आपसे ये नहीं कहेगा कि दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पे हैं, वो कई बार क्या बोल देगा कि दो मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लंबवत। बेटा परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर लंबवत। तो अगर दो मिरर परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, यानी उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो कुल कितनी इमेज बनेगी, 3। अगर आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड के अंदर। मैं सबके कमेंट पढ़ रहा होता हूं, यहां पे सबके नाम लेना संभव नहीं है, इतना आप समझ रहे होंगे, इतना भगवान ने आपको दिमाग दिया है, तो नाम सुनने के पीछे मत रहा करो। तो आप बस ये देखा करो कि जो आप कमेंट कर रहे हैं वही टीचर आंसर बता रहा है, वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई दो मिरर जो हैं वो 60 डिग्री के एंगल पे हैं तो कुल कितनी इमेज बनेगी, तो अगर दो मिरर 60 डिग्री के एंगल पे हैं तो कुल कितनी इमेज बनती है, तो आप कहेंगे सर अभी आपने फॉर्मूला बताया है,
एन इज इक्वल टू होता है 360 बाई थीटा, थीटा की वैल्यू इस बार 60 है, तो 60 से भाग करेंगे, 6 में से 1 गया तो कितना आएगा 5। नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी 5। अब आते हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट केस पर, इसकी संभावना ज्यादा होती है, जो मैं आपको एग्जांपल नंबर 3 बता रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा आपको 2 मिरर वाला ही याद रखना है। आपसे अगर पेपर में पूछेगा तो 2 मिरर का ही पूछेगा, 3 4 5 मिरर का नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर 3 मिरर का पूछेगा तो सॉलिड एंगल वाले कॉन्सेप्ट आने लग जाएंगे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है। तो आपको 2 मिरर वाला ही याद रखना है, 2 मिरर वाला ही पूछेगा। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में बेटा 2 मिरर हैं और ये दोनों मिरर जो है वो आमने सामने की दीवार पर हैं, यानी 2 मिरर एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल समानांतर खड़े हैं। तो एक मिरर मान लो मैंने इस वाली दीवार पे लगा दिया, इधर ये वाली दीवार पे, एक इसके सामने वाली दीवार पर। तो 2 मिरर्स जो हैं वो क्या हैं, 2 मिरर्स एट अपोजिट वॉल्स। 2 दर्पण जो हैं वो बेटा अपोजिट वॉल पर हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 2 मिरर एक दूसरे के पैरेलल समानांतर खड़े हैं, पैरेलल समानांतर। तो अगर 2 मिरर एक दूसरे के पैरेलल खड़े हो, समानांतर खड़े हो, तो इसका देखो मतलब क्या होगा। देखो अगर 2 मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो बेटा जो 2 पैरेलल लाइनें होती है ना, उनके बीच अगर आप उन्हें दोनों लाइनों को आगे बढ़ाते रहोगे तो दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगी, चिपक जाएंगी, तो इनके बीच में कोई एंगल बनेगा ही नहीं। जब आपसे कह रहा है कि 2 मिरर एक दूसरे के समानांतर हैं, 2 मिरर आमने सामने की दीवार पर हैं, समानांतर दर्पण हैं, तो आपको इनडायरेक्ट ये कहना चाह रहा है कि दोनों मिरर के बीच में एंगल जो है 0 डिग्री का है। अगर एंगल 0 डिग्री का है तो इमेज कितनी बनेगी, आप कहेंगे सर एन इज इक्वल टू होता है 360 बाई थीटा माइनस 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 से भाग करेंगे तो अनंत आएगा, यानी प्रतिबिंबों की संख्या बनेगी अनंत। अब ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है कि बहुत सारे बच्चों ने रट्टा मार लेते हैं वो, कि जैसे 2 मिरर आएगा तो अनंत पे टिक लगाएंगे। बेटा 2 मिरर आएंगे हमेशा अनंत पे टिक नहीं लगाना। अगर वो परपेंडिकुलर लंबवत कहेगा तो हमारा आंसर 3 होगा, अगर वो कहेगा 2 मिरर 60 डिग्री के एंगल पे है तो 5 ही आंसर आ रहा है। लेकिन जब 2 मिरर पैरेलल कह रहा है तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, अनंत आ रहा है। तो रटना नहीं है आपको, ठीक है। तो अगर आपसे पेपर में कहे कि 2 मिरर एक दूसरे के पैरेलल समानांतर खड़े हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी अनंत, क्योंकि 2 मिरर पैरेलल का मतलब है कि थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, ठीक है 0। तो 0 से भाग करेंगे किसी भी नंबर को तो अनंत आएगा, अनंत में से कुछ घटाओ चाहे नहीं घटाओ अनंत ही बचेगा, तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। आपने एक चीज को ऐसे देखा भी होगा, कई बार ना किसी होटल्स वगैरह की लिफ्ट में ऐसा होता है कि 2 मिरर आमने सामने होते हैं। अगर आप इस लिफ्ट में चले जाओ ना तो आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद इमेज दिखाई देगी इस वाले मिरर में, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगातार दिखती जाएगी इस वाले मिरर में, तो बहुत सारे प्रतिबिंब आपको दिखाई देंगे। सैलून वाले क्या करते हैं, उनमें भी कई बार आगे पीछे मिरर होता है सैलून में भी, पर वो हल्के से फिर भी झुके होते हैं। तो लगभग सैलून में 20 डिग्री के आसपास का एंगल होता है, तो 20 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 18 माइनस 1 17, यानी 15-17 इमेज बनेगी। वहां पे एंगल रहता है 20-22 डिग्री के आसपास। लेकिन अगर मिरर बिल्कुल पैरेलल हैं जैसे लिफ्ट में रहता है तो आपको बहुत सारे प्रतिबिंब देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ, बार बार शॉप में अनंत नहीं बनते क्योंकि वो हल्का सा टिल्ट रहते हैं, झुके हुए रहते हैं, तो वो बहुत सारी इमेज दिखती हैं, तो उसका मतलब अनंत नहीं है। अनंत का मतलब है कि जो लगातार बनती ही चली जाएं। हालांकि लगातार इमेज बनती जाएंगी कुछ देर के बाद तो वो गायब हो ही जाएंगी, क्योंकि इंटेंसिटी जो है ना, चमक जो है, तीव्रता जो है हर इमेज के साथ कम होने लगती है, तो कुछ समय के बाद फिर वो गायब हो ही जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास में मैंने क्या बोला आपसे कि अगर आपसे पेपर में 2 मिरर हो और आपसे कह दे कि 2 मिरर के बीच में इतना एंगल है तो कितनी इमेज बनेगी। जनरली आपको प्रीवियस ईयर में देखेंगे आपको 3 एंगल ज्यादा देखने को मिलेंगे, या तो दोनों मिरर 90 डिग्री के एंगल पे परपेंडिकुलर होंगे, या 2 मिरर के बीच में एंगल 60 डिग्री का होगा, यह सबसे ज्यादा केस आपको दिखेगा 2 मिरर पैरेलल हैं, समानांतर हैं, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या कहलाएगी, अनंत बनेगी। ये आपको सारे के सारे पॉइंट याद रखने हैं, ठीक। दूसरी चीज, ये जो मैंने आपको बेटा फॉर्मूला बताया है ना, इस फॉर्मूले की कंडीशन है, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला एक स्पेशल कंडीशन में ही वैलिड है। मैं यहां पर ये मान के चल रहा हूं कि मैंने जो दो मिरर लिए हैं, जैसे मान लो ये 2 मिरर हैं और इनके बीच का एंगल कितना है थीटा, तो मैंने ये माना है कि जो 2 मिरर हैं उनके बीच में जो वस्तु रखी है वो सिमेट्रिक रखी है, समरूप रखी है। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर बेटा 2 मिरर के बीच का एंगल है थीटा, अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर कर लूं, कोण दुभाजक, यानी मैं इसके 2 बराबर एंगल में तोड़ लूं, यहां देखना, ठीक है। अभी 2 मिरर लिए मैंने, अगर मैं ये वाली लाइन जो दिख रही है एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि इस वाले मिरर से भी एंगल θ/2 बनेगा, इससे भी θ/2 बनेगा। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है, अगर वो बेटा इस एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पर हो,
यानी ये फॉर्मूला तब वैलिड है अगर सिमेट्री हो, समरूपता हो कि जो ऑब्जेक्ट जहां पर रखा है उससे ये वाला मिरर भी उतनी एंगल पर हो और ऊपर वाला मिरर भी उतनी एंगल पे हो। यानी ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये सिमेट्रिक केस के लिए वैलिड है, समरूपता के लिए। यानी हम यहां पे मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है इस कोण द्विभाजक वाली लाइन पर है, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पर है, यानी जितना एंगल इस वाले मिरर से बनेगा उतना इससे भी बनेगा। तो ये जो है फॉर्मूला समरूपता के केस में वैलिड है। और बेटा सिमेट्रिक केस में, समरूपता में क्या होता है कि जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करके आपका आंसर 3, 5 यानी ओड नंबर आए, विषम संख्या आए, वो भी ठीक होता है। सम संख्या 2, 4, 6 आए, वो भी सही होता है। तो सिमेट्रिक केस में नंबर ऑफ इमेज ओड नंबर भी हो सकती हैं और इवन नंबर भी। यानी कि समरूपता के केस में मेरे पास एक ही फॉर्मूला है 360 बाई थीटा बाय 1। इसे सोल्व करके 3 आए तो भी ठीक, 4 आए तो भी ठीक, 5 आए तो भी ठीक, 6 आए तो भी ठीक। यानी सोल्व करके विषम संख्या है तो भी ठीक है, सम संख्या है तो भी ठीक है। तो सिमेट्रिक केस में हमारा जो एंगल है वो कुछ भी हो, हमारा जो आंसर है वो सम और विषम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे आपने दो मिरर के बीच में कोई भी एंगल ले लो, 120 डिग्री लिया, 360, 3 माइनस 1 यानी कितना है 2, तो 2 भी ठीक है। 3 आ जाए सोल्व करके वो भी ठीक है, 4 आ जाए तो भी ठीक है। लेकिन अगर बेटा समरूपता ना हो, यानी ऐसा हो कि दो मिरर जो हैं, मान लो कि इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, थीटा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है ना, मान लो कि ऑब्जेक्ट है कहीं यहां पे, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो इस वाले मिरर से तो बेटा बहुत ही नजदीक है। मान लो यहां पे एंगल बना रहा 10 डिग्री का और दूसरे वाले मिरर से दूर है, इससे मान लो कि एंगल बना रहा 65 डिग्री का। तो अगर एसिमेट्री हो, अगर असमरूपता हो, अगर एसिमेट्रिक केस हो, असमरूपता यानी कि एक मिरर से कम एंगल बन रहा हो, एक से ज्यादा बन रहा हो, एसिमेट्री हो, तो बेटा फिर आपका आंसर हमेशा आता है ओड नंबर, विषम संख्या आएगा। इसमें इवन नंबर आंसर नहीं आता। तो इसमें हम क्या करते हैं, एसिमेट्रिक केस में सबसे पहले बेटा हम फॉर्मूला लगाएंगे 360 बाई थीटा। अगर 360 बाई थीटा सोल्व करके आपका ओड नंबर विषम संख्या आ गया तो बस वहीं रुक जाएंगे। जैसे मान लो दो मिनट के बीच में एंगल है 120, 120 से भाग करा कितना है 3, 3 ओड नंबर है, तो एसिमेट्रिक केस में ओड नंबर आंसर आता है, 3 पे रुक जाएंगे। लेकिन सोल्व करके अगर आ गया बेटा सम संख्या, तो उसमें से एक घटाकर उसका ओड नंबर बना लेंगे, विषम संख्या बना लेंगे। यानी कि अगर मेरे पास में, अगर पेपर में लिख दे वो कि दो मिरर के बीच में वस्तु रखी है एसिमेट्रिक, असमरूपता, तो ये दो फॉर्मूले हैं, तो सबसे पहला ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले को लगाते ही अगर ओड नंबर आ गया तो ये रुक जाएंगे, 3, 5, 7, 9 आ गए ही रुक जाएंगे। लेकिन अगर सम संख्या आया तो एक घटाकर उसका ओड नंबर बना लेंगे। यानी कि अगर मेरे पास में दो मिरर हैं और उनके बीच में वस्तु रखी है सिमेट्रिक, तो सिमेट्री में तो आपको सोचना ही नहीं है कि मेरा आंसर विषम आएगा कि सम आएगा, दोनों सही हैं। आपके पास वहां पे एक ही फॉर्मूला है 360 बाई थीटा माइनस 1। तो सोल्व करके सम संख्या आए, विषम आए, जो भी आए वही ठीक है। लेकिन अगर पेपर में एसिमेट्रिक केस कह दे तो फिर आप सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, एसिमेट्रिक में केवल विषम संख्या ही आंसर होगा, सम संख्या वाले ऑप्शन हटा देना। फिर क्या करना कि 360 बाई थीटा पहले सोल्व करना, विषम आ गया तो वहीं रुक जाएंगे, विषम नहीं आया तो एक घटा के उसका विषम संख्या ओड नंबर बना लेंगे। अब मैं यहां पे 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो उससे आपका दिमाग खुलेगा कि क्या आप बात को पकड़ पा रहे कि नहीं। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि दो मिरर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इमेज कितनी बनेगी अगर एसिमेट्रिक केस हो, अगर असमरूपता हो, यानी कि वस्तु एक मिरर के नजदीक रखी है और एक से दूर रखी है, तो कितनी इमेज बनेगी। AWTPO के लिए भाई मैंने आपको पहले भी बताया है कि AWTPO वाले सब पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है, जो इसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा करने के लिए, वो भी कर लेना। अभी जो बता रहा हूं बिल्कुल पढ़ो, ठीक है। देखो आपने जैसे देखा कि भैया एसिमेट्रिक ऐसे लिखा है असमरूपता, तो असमरूपता में तो केवल आंसर ओड नंबर आ सकता है, विषम संख्या आएगा, इवन नंबर तो आएगा ही नहीं, यानी ओड नंबर आंसर आएगा। असमरूपता में हमेशा हमारा आंसर आता है विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या आएगा, इसमें हमेशा आंसर आता है विषम। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लगाएंगे हम 360 बाई थीटा। तो पहले मैंने लगाया 360 बाई थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो सोल्व किया कितना है 4, 4 तो इवन नंबर है, तो ये तो सम संख्या है, तो इसमें से फिर एक घटाकर इसका ओड बना लेंगे, यानी नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी 3।
यानी मैंने क्या देखा कि अगर मेरे पास दो मिरर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, अगर सिमेट्रिक केस होता, समरूपता, तब तो मेरे पास एक यही फॉर्मूला होता, एकमात्र फॉर्मूला यही है, तब भी मेरा आंसर 3 आया था। अगर मैंने यहाँ पे एसिमेट्रिक केस ले लिया तब भी 3 ही आया है। यानी अगर 90 डिग्री का एंगल हो, सिमेट्री हो चाहे एसिमेट्री हो, आंसर 3 ही आएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि एग्जाम्पल नंबर 2 कि दो मिरर जो है अगर वो 60 डिग्री के एंगल पे हो तो इमेज कितनी बनेगी, फिर से एसिमेट्रिक केस है, असमरूपता है, फिर से असमरूपता है। तो असमरूपता में आप क्या कहेंगे कि सर पहले चेक करते हैं 360 बाई थीटा से, 360 बाई थीटा, तो सोल्व किया तो कितना है, 6 तो सम संख्या है, एक घटा के क्या बना लेंगे इसका विषम यानी कि 5। अब देखो पेपर में जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उनमें पेपर में वो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक लिखता ही नहीं है, वो समरूपता और असमरूपता लिखेगा ही नहीं, लेकिन वो पेपर में क्या करेगा, वो ऐसा एंगल देगा जैसे 90 डिग्री का देगा। अगर आप समरूपता मान लो तो एक ही फॉर्मूला है 360 बाई थीटा माइनस 1, तो भी आंसर 3 आएगा। अगर आप असमरूपता मानोगे तो भी 3 ही आएगा। 60 डिग्री में आप सिमेट्रिक केस मानो तो भी आपका आंसर 5 आया था, एसिमेट्री मानोगे तो भी 5 आएगा। ऐसे अगर दो मिरर पैरेलल होंगे, इन्फिनाइट में से कुछ घटाओ चाहे नहीं घटाओ, इन्फिनाइट ही आता है। तो पेपर में जनरली आपको 60, 90 और पैरेलल वाला केस ही देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि चाहे आप सिमेट्री मानो चाहे एसिमेट्री मानो, समरूपता मानो चाहे असमरूपता मानो, आंसर तो आपको ही आएगा। अब थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, एक आपको बताना है, अगर बेटा दो मिरर के बीच में 120 डिग्री का एंगल है तो आपको बताना नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी अगर सिमेट्री केस है, समरूपता है, समरूपता। प्रीति, नीलम, स्वामी, दीपेश, जैस्मिन, श्रेया, रोहित यादव, मोहिनी, बड़े बड़े आंसर दे रहे हैं हमें ये। कुछ बच्चे तो केवल दो ही बातों में परेशान हैं, ये क्लास रिकॉर्डेड है कि लाइव है, क्लास डाउनलोड क्यों नहीं हो रही है, मेरा कमेंट आ रहा है क्या, उससे आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं। बेटा यहाँ पे देखना, मैंने यहाँ पे लिखा सिमेट्रिक कैसे समरूपता, तो सिमेट्रिक में आपको सम विषम के बारे में सोचना ही नहीं है। समरूपता में आपके पास एक ही फॉर्मूला है 360 बाई थीटा माइनस 1, यहां तो एक ही फॉर्मूला होता है। तो सोल्व करो, 360 थीटा की वैल्यू कितनी है 120 माइनस 1, तो 3 में से एक गया तो आंसर कितना आ गया 2, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 2। जिन बच्चों का 3 आ रहा है उनका गलत है। बेटा समरूपता वाले केस में सम विषम कुछ भी आंसर हो सकता है, यहां पर एक ही फॉर्मूला आपके पास में है। अच्छा दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं दो मिरर के बीच में 40 डिग्री का एंगल है, कितनी इमेज बनेगी अगर एसिमेट्रिक केस हो, अगर असमरूपता हो। अगर दो मिरर के बीच में 40 डिग्री का एंगल है तो कितनी इमेज बनेगी, एसिमेट्री हो असमरूपता। आपको कि सर एसिमेट्री में तो दो फॉर्मूले होते हैं, तो पहला फॉर्मूला हम लगाएंगे 360 बाई थीटा, 40 से भाग करेंगे, 4 नेम 36, 9 ओड नंबर आ गया, यहीं रुक जाएंगे, एक घटाने की जरूरत ही नहीं है, तो हमारा आंसर 9 आएगा। तो 9 आंसर आएगा इस बार आंसर। लेकिन इसी में अगर मैं आपसे कहता कि दो मिरर के बीच में 40 डिग्री का एंगल है, कितनी इमेज बनेगी अगर सिमेट्री हो, समरूपता हो, तो समरूपता में आपको सम विषम के बारे में नहीं सोचना है, एक ही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से जो भी आ जाएगा वही आंसर है, 360 बाई थीटा माइनस 1। तो यहां पे कितना आएगा 360 बाई 40 माइनस 1, तो 9 माइनस 1 यानी आंसर आएगा 8। यानी एसिमेट्रिक केस में एक इमेज फालतू बनती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर पेपर में आपको सिमेट्री कह रहा है, समरूपता कह रहा है, तो एक ही फॉर्मूला है, सम आए विषम आए, हमें सोचना ही नहीं है। अगर एसिमेट्री कहे, असमरूपता कहे, तो पहले 360 बाई थीटा लगाएंगे, अगर वो विषम आ गया तो वहीं रुक जाएंगे, अगर विषम नहीं आया, सम संख्या आया, तो फिर हम क्या करेंगे, एक घटाकर उसका विषम बना लेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों के आंसर जो हमने बताया अगर वो मैच कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया आंसर है उनके, आपको एकदम परफेक्ट आंसर आ रहे हैं। हालांकि अगर आप जैसे केवल एसएससी टाइप के ही पेपर दो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह, आपने में देखा होगा पैरेलल वाला केस ज्यादा पूछता है, या 90 डिग्री वाला ज्यादा पूछेगा या 60 डिग्री वाला, तो वहां पे वो सिमेट्री एसिमेट्री लिखेगा ही नहीं, समरूपता समरूपता लिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो ऐसा एंगल चूज करेगा, आप सिमेट्री मानो चाहे एसिमेट्री मानो आंसर सेम ही आना होगा। क्योंकि वो यहाँ पे साइंस वाले बच्चे नहीं दे रहे सब पेपर,
जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आर्ट और कॉमर्स वाले भी होते हैं, उन्हें बहुत ही हल्का फुल्का साइंस का ज्ञान है, तो उसी हिसाब से पूछता है वो। ठीक है, तो जितने बच्चों ने यही आंसर दिया उनका एकदम ठीक है। सर आप एक आईडी, क्या लिख रहा है बच्चा ये, सर आप एक आईडी एम से एसएससी हो, क्या लिख रहा है भाई ये। अगर 40 एंगल में कुछ नहीं लिखा, ऐसा करेगा ही नहीं वो, वहां पे फिर वो क्लियर करेगा आपको। ठीक है, अच्छा चलो, अब हम यहां पर बिल्कुल एंड में जा रहे हैं धीरे धीरे। अब लिखेंगे हम यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण के उपयोग हम कहां कहां करते हैं, बेटा प्लेन मिरर कहां यूज किया जाता है, इसे ध्यान से देखेंगे अब। ठीक है, लेक्चर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो भाई अब मैं क्या करूं इसमें, बताओ कि ये करो सर आप, ये कोई टेक्निकल टीम के साथ आपकी बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है ना, तो सुबह को 10 बजे के बाद कॉल सेंटर पे फोन किया करो, वो जो आंसर देंगे वो सही है। देखो समतल दर्पण के उपयोग, बेटा प्लेन मिरर का एक बेसिक से हम यूज कहां करते हैं, ड्रेसिंग टेबल में हमारे घर में लगा हुआ है या दीवार पे चिपका हुआ है, तो जो डेली आप अपने बाल बना रहे हैं, जिस मिरर के सामने खड़े होकर, आपके घर में जो बाथरूम में मिरर लगा है उसके सामने खड़े होकर ब्रश कर रहे हैं, या आपकी भाभी के या मम्मी के ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर लगा है वो प्लेन मिरर है। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज, एक ये तो पेपर में भाई कोई पूछेगा नहीं है ना कि भाई ड्रेसिंग टेबल में कौन सा मिरर होता है, ये सबको पता है कि घर में प्लेन मिरर है। जो पेपर में आता है बेटा वो सेकंड और थर्ड है। एक इसका हम यूज करते हैं कैलिडोस्कोप में, ये क्या होता है भी बताऊंगा, हिंदी में से हम कहते हैं बहुरूप दर्शक। और हिंदी वाले एक बात और ध्यान रखना, कई बार वो पेपर में बहुरूप दर्शक ना लिखकर इस कैलिडोस्कोप को हिंदी में लिख देता है, यानी इसका इंग्लिश नाम ही हिंदी में लिख देगा कैलिडोस्कोप ऐसे करके, कैलिडोस्कोप। एक होता है बेटा पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप में हम यूज करते हैं प्लेन मिरर का। ठीक है, अच्छा अब ये मैंने कहा कि तो होता भाई ड्रेसिंग टेबल में लगा होता है ये, एक मैंने कहा कि कैलिडोस्कोप में होता है और पेरिस्कोप में। कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप क्या है एक बार देखना। ये कैलिडोस्कोप हो सकता है कि आपने स्कूल में भी बनाया हो। भाई एक बार मैं ना कमेंट हटा देता हूँ, तुम्हारे में से ना कुछ बच्चे ना बिल्कुल ही, मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा उल्टा सीधा फालतू में। अब देखो ये अगर ये कैलिडोस्कोप जो है, इसे यहां पे देखना एक चीज, इसे अगर आप बनाने के लिए आप क्या करो, जितना बड़ा मेरे पास मोबाइल है ना ये, इतने बड़े बड़े आप 3 प्लेन मिरर समतल दर्पण ले लो, 3 मिरर ले लो ऐसे ऐसे दुकान से आगे, एक जैसे एक मिरर को ऐसे लगाओ, एक को ऐसे लगाओ और एक को ऐसे, तो 3 मिरर लिए आपने, 2 मिरर ऐसे ले लिए और एक नीचे लगा दिया। बचपन में बनाते थे हम हट झोपड़ी बनाते थे ऐसे, किताब लगा के, एक किताब इधर एक इधर और एक नीचे। अभी बेटा तीनों मिरर ऐसे हैं तो गिर जाएंगे, तो उनमें टेप चिपका लो। अब तीनों मिरर आपने आपस में जोड़ दिए, 2 ऐसे हैं और एक ऐसे है। अब जब आप ऐसे मिरर को जोड़ोगे तो इधर भी खाली गैप रह जाएगा और इधर भी गैप रह जाएगा, तो इस वाले गैप को एक गत्ते से काट बोर्ड से बंद कर दो, एक छेद कर देना ताकि लाइट अंदर एंट्री कर सके। अब इस वाले छेद से इन मिरर के बीच में रंग बिरंगे चूड़ियां भर दो, रंग बिरंगे पत्थर भर दो, इसे भी बंद करके एक छेद कर लेना। अब इस वाले छेद पर आंख रखना, इधर वाले छेद से लाइट अंदर घुसेगी, रंग बिरंगे पत्थरों पर टकराएगी, मिरर पर टकराएगी और रिफ्लेक्ट होकर लाइट आपकी आंख पे जब पहुंचेगी ना, तो आपको बड़ा कलरफुल सा पैटर्न दिखाई देगा। तो कैलिडोस्कोप जो है ये बच्चों के खेलने का एक यंत्र टाइप से का है, जिसमें हम 3 प्लेन मिरर लेते हैं, उन्हें आपस में जोड़कर उनके बीच में रंग बिरंगे पत्थर भर देते हैं, चूड़िया वूड़िया भर देते हैं रंग बिरंगी, ताकि जब लाइट अंदर पहुंचे इन पत्थरों पर टकर रिफ्लेक्ट हो, मिरर पर रिफ्लेक्ट हो, टकरा टकरा के हमारी आंख तक पहुंचे, तो बहुत ही कलरफुल सा पैटर्न हमें दिखाई दे। तो कई बार पेपर में जब ये आता है कि कैलिडोस्कोप में किसका यूज करते हैं, तो बच्चों को लगता है बड़ा भारी भरकम सा नाम है, किसी खतरनाक दर्पण का यूज करते होंगे। बेटा कैलिडोस्कोप में प्लेन मिरर यूज किए जाते हैं। ये पेरिस्कोप पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे कि इसका यूज कहां करते हैं, ये पनडुब्बी वगैरह में यूज किया जाता है। जैसे कि ये मान लो कि बेटा समुद्र है, ये समुद्र, ठीक। अब इस समुद्र के अंदर बेटा एक पनडुब्बी सबमरीन चल रही है, पनडुब्बी,
ठीक। अब यहां पे मान लो कि एक भाई बैठा हुआ है अपना नेवी वाला। अब इसे देखना है कि पनडुब्बी तो पानी के अंदर है, इसे देखना है कि वाटर की सरफेस पे क्या हो रहा है। तो मान लो कोई दुश्मन का जहाज वहाज है ये, है ना। अब इसे इसके बारे में देखना है तो क्या करेगा वो, तो इस बेटा जो पनडुब्बी होती है ना, इससे पेरिस्कोप बाहर निकाला जाता है। तो देखो पेरिस्कोप में क्या होता है, इसके दो पार्ट होते हैं पेरिस्कोप के। एक पार्ट इसका रहता है अंदर और एक पार्ट को निकाल लेते हैं बाहर। ठीक। अब इसमें होता क्या है कि इसमें दो प्लेन मिरर एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल समानांतर लगे होते हैं। दो प्लेन मिरर एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल समानांतर लगे होंगे। अब एक चीज देखो, अगर इस भाई को इस जहाज को देखना है तो मैंने कल आपको बताया था कोई चीज हमें कब दिखेगी कि इस जहाज के ऊपर जो सूर्य की लाइट टकरा रही है, जो प्रकाश इसके ऊपर टकरा रहा है, अगर वो लाइट मेरी आंख पे पहुंच जाए तो मुझे दिखने लगेगा। अब बेटा इस जहाज पे जो भी लाइट टकराई, प्रकाश टकराया, वो लाइट टकरा के इस वाले मिरर पे आएगी, इस वाले मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इस वाले मिरर पे आएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर लाइट मेरी आंख में पहुंच जाएगी। तो मैं इस जहाज को अंदर बैठे बैठे ही देख पाऊंगा कि वाटर की सरफेस पे क्या चल रहा है। तो जो पेरिस्कोप होता है इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ दीवारी हो, दीवार के नीचे बैठे हो आप, यहां से पेरिस्कोप बाहर निकाला तो दीवार के नीचे बैठे बैठे दीवार के उस तरफ का देख सकते हो। ये सबमरीन में बैठे बैठे ही आप समुद्र के बाहर का देख सकते हो। तो पेरिस्कोप को अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊं तो पेरिस्कोप में ध्यान रखना कि इसमें दो प्लेन मिरर होते हैं, दो समतल दर्पण होते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल समानांतर होते हैं। तो आपसे पूछे वो कि प्लेन मिरर जो होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, पैरेलल समानांतर। ठीक। दूसरा अगर आप पूछे कि जो मिरर हैं ये सरफेस से कितना एंगल बनाते हैं, तो आपस में तो पैरेलल हैं, बिल्कुल समानांतर लगे हुए हैं पैरेलल, लेकिन सरफेस से कितना एंगल बना रहे होते हैं, 45 डिग्री का। तो सरफेस से एंगल होता है 45 डिग्री का, लेकिन आपस में कैसे हैं, आपस में लगे होते हैं पैरेलल। ठीक है। तो पेरिस्कोप में भी प्लेन मिरर लगे होते हैं और कैलिडोस्कोप में भी प्लेन मिरर लगे होते हैं। कई बार पेपर में यह भी पूछ लेता है कि पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप किस सिद्धांत पे काम करते हैं। तो याद रखना, जहां पर भी मिरर दिख जाए, भाई कैलिडोस्कोप में दर्पण मिरर लगे हैं, पेरिस्कोप में भी मिरर लगे हैं, और मिरर किस पे काम करते हैं, रिफ्लेक्शन परावर्तन के सिद्धांत पे। तो यानी किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ये काम करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर, परावर्तन पे। इनका प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे काम करते हैं, प्रकाश के परावर्तन पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन पे काम करते हैं, प्रकाश के परावर्तन पे। हर वो जगह जहां पर भी मिरर होगा, यानी कि वहां पे कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा, लाइट का रिफ्लेक्शन, लाइट का परावर्तन। तो पेपर में कैलिडोस्कोप पूछे, पेरिस्कोप पूछे, ड्रेसिंग टेबल पूछे, इन सब में हमें यही बताना है। ठीक है। अब बिल्कुल एक लास्ट क्वेश्चन बचा है मेरा, इससे प्लेन मिरर से जुड़ा हुआ। एक बेटा प्लेन मिरर से क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है उस इमेज का नेचर कैसा है, यानी जो इमेज बनाएगा ये इमेज उल्टी होगी, सीधी होगी, छोटी होगी, मोटी होगी, कैसी होगी। तो आपको पता है कि बेटा प्लेन मिरर सर की जगह सर बनाता है, पैर की जगह पैर बनाता है, यानी कि इमेज बनाएगा सीधी। और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सीधी इमेज हमेशा होती है वर्चुअल, आभासी। यानी कि आभासी का मतलब यह है कि जितना आगे आप मिरर के खड़े हैं, इमेज आपको उतना ही पीछे केवल आभास होगी। इस इमेज को आप स्क्रीन पर्दे पे नहीं बना सकते। तो यहां पे लिखेंगे हम नेचर ऑफ इमेज, इसमें एक दो शब्द और जोड़ूंगा भी मैं, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, समतल दर्पण के द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति। बेटा समतल दर्पण जो इमेज बनाएगा वो इमेज कैसी होगी, आप कहेंगे सर सीधी, आभासी, इरेक्ट वर्चुअल, इरेक्ट वर्चुअल। प्रतिबिंब बनेगा सीधा, आभासी एंड और। जो आप अपने घर में अभी, जो आपके पास मोबाइल है, इस मोबाइल में क्लास को देखते देखते ही आप अपने घर में जहां पर भी मिरर आपके घर में चिपका हुआ है, ड्रेसिंग टेबल में है, उसके सामने चले जाओ। जैसे आप प्लेन मिरर के सामने जाओगे ना, अपना राइट हैंड उठाना है, ऐसे दाहिना हाथ, इमेज का जो हाथ उठेगा ना वो उसका बायां हाथ होगा। तो प्लेन मिरर में हमारे शरीर का जो राइट हिस्सा होता है वहां पर लेफ्ट दिखता है, और जो हमारा लेफ्ट होता है वहां पर राइट दिखता है। यानी प्लेन मिरर क्या करता है, लेफ्ट को राइट दिखाता है, राइट को लेफ्ट दिखाता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट।
यानी कि अगर मेरे यहाँ पे तिल जो है वो अगर वो बाएं हिस्से पे है तो यहाँ पे बेटा वो तिल दाएं हिस्से पे दिखेगा। तो यानी कि जो मेरे शरीर का ये बायां हिस्सा है वो इमेज का दायां हिस्सा होगा। उसकी बेटा वजह ये है, आपको पता ही है, तो जितना आगे वस्तु है इमेज उतना ही पीछे बनेगी। अगर मान लो कि ये तिल यहां पर है, बाएं हिस्से पे, अगर मैं इसे बाएं हिस्से पे यहां बना दूं तो ये तो यहां से नजदीक हो जाएगा और यहां से दूर हो जाएगा ये। तो हमारे घर में जो प्लेन मिरर है ये इमेज बनाते हैं दाएं का बायां, बाएं का दायां। इसे बोलते हैं बेटा इमेज बनेगी लेटरली इन्वर्टेड, पार्श्व रूप से उल्टी। दाएं का बायां दिखना, बाएं का दायां, लेटरली इन्वर्टेड, इमेज बनेगी सीधी आभासी और पार्श्व रूप से उल्टी। पार्श्व रूप से उल्टी यानी कि दाएं का बायां दिखना, बाएं का दायां। ये बेटा प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है इसका नेचर आता है एग्जाम में कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा वो सीधी होगी। सीधे के साथ में ध्यान रखना आभासी शब्द लिखा होना चाहिए और इमेज बनेगी लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट का राइट दिखना और राइट का लेफ्ट दिखना। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं है? सीधी आभासी ये, ठीक है। अब एक बार में कुछ क्वेश्चन आपसे इसमें देख लेते हैं हम। जितने भी लिख रहे हैं मेरा कमेंट दिख रहा है, मेरा नाम ले लो, मेरा कमेंट आ रहा है कि नहीं, इनका तो मैं जीवन में कभी नहीं लूंगा। तो इसलिए ये बार बार फालतू कमेंट करने बंद करें यहाँ, ठीक है। क्लास में बिल्कुल भी टाइम खराब करने की जरूरत नहीं, ना अपना ना हमारा। बेटा यहाँ पे देखो एक लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू मेक पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप बनाने के लिए किसका यूज हम करते हैं? पेरिस्कोप बनाने के लिए, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर तीव्र क्षमता की लाइट प्लेन मिरर पर गिरेगी तो वह टूट जाएगा या नहीं? मिरर टूटना तो नहीं चाहिए। अब तीव्र क्षमता से आपका क्या मतलब है? यानी ज्यादा वाट के बल्ब से अगर आपने लाइट छोड़ी, आप ये कहना चाह रहे हैं भाई जो उस पर लाइट गिरेगी उस सारे के सारे को रिफ्लेक्ट कर देगा वो। अब यहां देखो, आप सबसे देखो बेटा कि जो पेरिस्कोप होता है उसमें हम कनकेव कॉन्वेक्स मिरर तो यूज नहीं करते, उसमें किसे यूज करते हैं हम? प्लेन मिरर का। तो आंसर क्या बनेगा? सी। हालांकि ऐसा नहीं है, आजकल ना पेरिस्कोप ऐसे भी होते हैं जहां पर हम और भी चीजें यूज करते हैं, पर लेकिन अगर आपके पेपर में अगर आएगा ना तो आपको पेरिस्कोप में प्लेन मिरर पे ही टिक लगाना है, समतल दर्पण पे, ठीक है। एक लिखा है कि पेरिस्कोप किस पे काम करता है, किस सिद्धांत पे। तो आप ध्यान रखो कि जो पेरिस्कोप है इसमें तो मिरर यूज होते हैं। मैंने कहा था कि पेरिस्कोप में दो प्लेन मिरर होंगे जो कि एक दूसरे के पैरेलल समानांतर होंगे, एक दूसरे के पैरेलल समानांतर, ठीक है। तो जहां पे भी मिरर आ गया वो किस पे काम करेगा? रिफ्लेक्शन पे, परावर्तन के नियम पर। तो आंसर क्या बनेगा इसका? डी, ठीक है। नहीं, टेलीस्कोप में लेंस यूज होते हैं, टेलीस्कोप थोड़े ना भाई, अभी कुछ और पढ़ रहे हो तुम। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज इन्वॉल्व इन कैलिडोस्कोप। तो बेटा कैलिडोस्कोप में मैंने कहा था कि बच्चों के खेलने का यंत्र है, 3 प्लेन मिरर होते हैं और जहां पर भी मिरर आगे तो किस पे काम करते हैं? वो रिफ्लेक्शन पे। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे टिक मत लगाना, ये आगे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट हम इसी चैप्टर में, लाइट वाले चैप्टर में। रिफ्लेक्शन ऐसे पेरिस्कोप में भी क्या बताना? रिफ्लेक्शन। तो पेरिस्कोप हो चाहे कैलिडोस्कोप हो, ये मैंने अलग से लिख भी रखा है, ये किस पे काम करते हैं। एक क्वेश्चन ये करना, क्वेश्चन नंबर 15, अभिनव से प्रताप, जिया, पूजा, प्रीति, अभिनव, शाश्वत, हिमानी, तनु, लक्ष्य, दीपाशा, योगिता, अंतिम, कुलदीप, देवव्रत, राधिका, अंकित, प्रीति, सुजीत। हमें अलग अलग आंसर दे रहे हैं क्लास में। देखो इसने लिखा है कि एक प्रेक्षक यानी कि एक ऑब्जर्वर जो चीजों को ऑब्जर्व करता है, जो देखने वाला यानी कोई व्यक्ति, कह रहा है कि एक प्रेक्षक एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है। दर्पण के संबंध में प्रतिबिंब की चाल क्या होगी? बेटा प्रेक्षक दर्पण की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो दर्पण के संबंध में यानी कि विद रेस्पेक्ट टू मिरर, यानी दर्पण के सापेक्ष, दर्पण के सापेक्ष शब्द ज्यादा अच्छा है, आप ये चाहो तो ये लिख सकते हो कि दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल क्या होगी? दर्पण के सापेक्ष। तो आपको मैंने बताया था कि अगर वो दर्पण के सापेक्ष पूछेगा तो सेम ही बताएंगे। अगर बेटा व्यक्ति दर्पण की तरफ 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो दर्पण के सापेक्ष इमेज की स्पीड भी कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकंड। अगर व्यक्ति दर्पण की तरफ चलेगा तो इमेज भी दर्पण की तरफ ही चलेगी, ठीक है। 4 मीटर पर सेकंड से चलेगा
टूवर्ड्स द मिरर, तो 15वें का आंसर है ए ऑप्शन। जो 15वें का 8 लिख रहा है उन सबका बिल्कुल गलत है। ये प्रकाश यादव, गलत आंसर है भाई तुम्हारा। यानी जो इससे पहले आपको पढ़ाया था उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने आपसे क्या बोला था कि जब भी कोई व्यक्ति दर्पण की तरफ चलेगा तो इमेज की जो स्पीड है वो सेम भी हो सकती है, डबल भी। तो आपको देखना है कि किसके सापेक्ष, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो अगर व्यक्ति जा रहा है 4 की स्पीड से तो इमेज की स्पीड 4 ही होगी मिरर के लिए, 4 ही होगी। लेकिन व्यक्ति के लिए कितनी बताते हैं हम, 8। ठीक है, तो एक तो 8 वाला तो आंसर वैसे हमारे गलत हो गए। दूसरा क्योंकि दर्पण के सापेक्ष पूछा, भाई अगर व्यक्ति चलेगा मिरर की तरफ तो इमेज भी तो मिरर की तरफ चलेगी ना, क्योंकि जितना आप नजदीक होंगे मिरर के इमेज भी उतना ही नजदीक होनी चाहिए। तो इसका आंसर ए ऑप्शन बनेगा। इसमें कौन सी दिक्कत आ रही है? अरे टेक्निकल टीम को पता है क्लास डाउनलोड हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारे से मत पूछो भाई। ठीक है, मैं इसका आंसर देते देते थक गया हूं। हर 5 मिनट के बाद मैं इसका आंसर नहीं दे सकता इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक करना। कह रहा है कि एक दूसरे से समकोण पर रखे 2 दर्पणों में किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 2 मिरर प्लेस्ड एट राइट एंगल। देख रहे हो कितना बढ़िया लिखा है इसने। इसने आपको एंगल डायरेक्ट नहीं दिया, कह रहा है कि 2 मिरर जो है वो राइट एंगल पे हैं, समकोण पर हैं। और समकोण का मतलब आपको पता होना चाहिए कि 2 मिरर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। जब मिरर का एंगल 2 मिरर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है तो हमने आज 2-3 बार पढ़ा था कि नंबर ऑफ इमेज बनती है 3। तो 17वें का आंसर आएगा बी ऑप्शन। तो नंबर ऑफ इमेज बनेगी 3। अगर कोई धुरंधर इसका आंसर इन्फिनाइट लिख रहा है तो फिर उसका भगवान ही मालिक है। उसके भाई उसके सामने तो हम नतमस्तक हो सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अब इतना बताने के बावजूद भी 2 मिरर इन्फिनाइट इमेज तब बनाते हैं अगर एक दूसरे के पैरेलल हो, समानांतर खड़े हों। भाई अब ये मत कह देना जी आपने समकोण तो बताया नहीं, राइट एंगल। ये 6ठी-7वीं क्लास के बच्चे से पूछना, किसी अच्छे स्कूल के 6ठी-7वीं क्लास का बच्चा बता देगा राइट एंगल का मतलब होता है कि 90 डिग्री के एंगल पे होना। तो अगर 2 मिरर 90 डिग्री के एंगल पे हैं तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनती है, 3 बनती है। ठीक है, हाँ, मिरर की मोटाई भी निर्भर करती है। अगर मान लो कि आपको थोड़ा सा कोई चीज जैसे जैसे आपका शरीर है, आपको शरीर अपना थोड़ा सा मोटा भारी सा देखना है, थोड़ा मिरर की थिकनेस ज्यादा लोगे ना तो ये आपको ज्यादा शरीर ज्यादा अपना बढ़िया हैवी सा दिखाई देगा। जिम वाले यूज करते हैं, प्लेन मिरर यूज करते हैं जिम वाले, पर थोड़ा मोटा ज्यादा थिकनेस वाला, ताकि बॉडी बढ़िया से लगे, कॉन्फिडेंस आपको बढ़े। ये क्वेश्चन नंबर 20 करना। 20 दीपेश, अंकित, गनगुली, सचिन। आना और दर्पण में क्या डिफरेंस है? आना, आना तो भैया मैंने आपसे सुना है। आना लिख रहा हूं कि आईना, आईना दर्पण एक ही चीज होता है और अलग क्या होगा? ना आईने में अपनी शक्ल देखिए, कई बार नहीं सुना तुमने लोगों से, लोग कहते हैं कि आईने में शक्ल देखी आपने अपनी, या शीशे में शक्ल देखी अपनी। इसे लिखा है द एबिलिटी ऑफ ए मिरर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज। प्रकाशीय किरणों को अभिसरण, अभिसरण होता है बेटा कन्वर्ज करना, इकट्ठा करना। इंग्लिश वालों के लिए ज्यादा आसान है समझना। अपसरण होता है डाइवर्ज करना, फैला देना। तो किसी मिरर की यह क्षमता कि प्रकाशीय किरणों को कितना अच्छा फैला पा रहा है या इकट्ठा कर पा रहा है, बेटा इस एबिलिटी को हम कहते हैं पावर। याद करो मैंने आपको प्लेन मिरर की पावर 0 क्यों लिखवाई थी? भाई प्लेन मिरर की पावर आपको 0 से तो लिखवाई थी क्योंकि प्लेन मिरर ना तो प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा कर पा रहा था ना फैला पा रहा था। किरणें आई थी पैरेलल, टकराने के बाद भी पैरेलल थी। तो किरणें अगर समानांतर आई, टकराने के बाद भी समानांतर ही है। तो ये एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज, इसे हम कहते हैं पावर, शक्ति, ताकत, दम। यानी प्लेन मिरर में दम क्यों नहीं है, इसे शक्ति 0 क्यों है? क्योंकि ना किरणों को इकट्ठा कर पाता ना ही फैला पाता है, इसलिए इसके अंदर कोई दम ही नहीं है, खत्म है एकदम 0। ठीक, ये बेटा प्लेन मिरर में आपको इससे ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। प्लेन मिरर इतना काफी है, बस रिफ्लेक्शन परावर्तन से जुड़ी हुई
एक चीज मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैं आपको पहले एक बार 7-8 क्वेश्चन रिवाइज करा देता हूं जो मैंने अभी तक पढ़ाए हैं, इन्हें केवल आप सुनना, कमेंट पे एकदम उंगली हटा लेना अपनी, ठीक है। और जिस बच्चे के अंदर इतनी सहन क्षमता आ जाएगी कि जिसे अपना नाम सुनने का पागलपन नहीं होगा, फालतू कमेंट बाजी से जो बचेगा, सिलेक्शन उसी का ही होगा। ये समझो कि कई बार टीचर के जेब पर सरस्वती विराजमान होती है, जो फालतू केवल क्लास में आकर नाटक करके केवल नाम सुनकर भाग जाते हैं, उनका कुछ नहीं होना है, ठीक है। देखो अब आप एक बात सुनना ध्यान से, कि हमने आपको शुरुआत में जब बताया, मैंने आपसे कहा कि भाई हम दो प्रकार के ऑब्जेक्ट, दो प्रकार की वस्तुओं की बात करेंगे। एक होंगे लुमिनियस ऑब्जेक्ट, एक होंगे नॉन लुमिनियस, एक होंगे प्रदीप्त वस्तु, एक होंगी अप्रदीप्त। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट प्रदीप्त वस्तुएं हैं जो खुद से प्रकाश अपने अंदर से निकालती हैं, बल्ब, सूर्य, तारे वगैरह, ये मैंने आपको बताया। जो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती हैं, जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं है, वो नॉन लुमिनियस हैं, जैसे कि चांद हो गया, ग्रह हो गए, टेबल चेयर वगैरह हो गई। फिर मैंने कहा कि जो रिफ्लेक्शन के नियम आपने बचपन से पढ़े हैं कि लाइट जिस एंगल पर आएगी नॉर्मल अभिलंब से उसी एंगल पर ही चली जाएगी, वो मैंने आपसे कहा कि लाइट जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर ही जाएगी। ये रिफ्लेक्शन का जो नियम है ये सब तरह के दर्पण पे काम करेगा। अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्शन का लॉ वो फॉलो करेगी ही करेगी, आई और आर की वैल्यू सेम होगी ही होगी। इसके अलावा फिर मैंने आपको क्या बताया कि जो हम प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं, ये जैसी किरणें पैरेलल आएंगे, टकराने के बाद ही पैरेलल चली जाएंगे, यानी कि दमहीन है, कोई दम नहीं है इसके अंदर, खत्म है एकदम, ये पावर जीरो है इसकी। लेकिन अगर किरणें पैरेलल आई, पैरेलल चली गई, पैरेलल किरणें कभी मिलती नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे फोकस जो है वो इसका इन्फिनिटी पे होगा। भाई पैरेलल रेज कभी मिलेंगी नहीं, तो इनका फोकस अनंत पे, मतलब ये है कि कभी अनंत कभी आएगा नहीं, कभी फोकस होंगी नहीं, तो फोकस अनंत है, फोकस दूरी अनंत है। मैग्निफिकेशन +1 का मतलब बताया। फिर मिरर की तरफ को भाग रहे हैं तो इमेज की स्पीड कैसे कैसे होगी, कितने साइज का मिरर चाहिए, मिरर का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, दो मिरर के बीच का एंगल दे रखा है तो नंबर ऑफ इमेज कैसे निकाल सकते हैं, अगर दो मिरर समकोण पर है, राइट एंगल पर है या परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है तो 3 इमेज बनेंगी, समानांतर है, पैरेलल है तो अनंत बनेगी, 60 डिग्री पे है तो 5 बनेंगी, ठीक है। इसके अलावा हमने और क्या देखा कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उस इमेज का नेचर कैसा है, इमेज सीधी आभासी तो होगी पर वो लेटरली इन्वर्टेड होगी, ठीक है। इस तरह की बातें हमने कुछ की घरों में, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर घरों में विंडो में कौन सा शीशा लगाता है, वो बेटा प्लेन ग्लास होता है, वो मिरर थोड़े ना होता है, वो तो ट्रांसपेरेंट कांच है, तभी तो आप उसके आर पार देख पा रहे हो, वो ट्रांसपेरेंट कांच है। अगर आप उसका एक तरफ वाले सिरे, एक तरफ आप उसे अगर पॉलिश कर लोगे तो आप फिर वो मिरर बन जाएगा वो, ठीक है। अच्छा अब यहां पे आते हैं, एक लास्ट में देखो रिफ्लेक्शन में क्या बचा है, बिल्कुल आखिरी में। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे कोई चीज क्यों दिखती है, तो आप कहोगे सर कोई चीज हमें इसलिए दिखती है, आप कई बार बता चुके हो, ताकि जब उस पर लाइट टकराए किसी वस्तु पे, और उस वस्तु पर टकराने वाली लाइट अगर मेरी आंख पर पहुंच जाए तो वस्तु मुझे दिखने लगेगी। लेकिन अगर किसी वस्तु पर टकराने वाली लाइट मेरी आंख तक नहीं पहुंच पा रही तो नहीं दिखेगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ठीक है, कोई वस्तु हमें दिखती है क्योंकि उस पर टकराने वाला प्रकाश हमारी आंख तक पहुंच गया, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक वस्तु हरी दिख रही है तो हरी ही क्यों दिख रही है, अगर कोई वस्तु मुझे नीली दिख रही है तो नीली ही क्यों दिख रही है, तो कोई वस्तु जिस रंग की दिख रही है उसी रंग की ही क्यों दिखती है, ठीक है। देखो अब यहां पे एक चीज देखना बेटा, आप कहेंगे सर कि जो व्हाइट लाइट होती है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, व्हाइट लाइट, ये बेटा व्हाइट लाइट 7 रंग का कॉम्बिनेशन होती है, बचपन से आपने पढ़ा हुआ है, 7 रंग होते हैं, विबग्योर, विबग्योर। यहाँ पे आर का मतलब होता है रेड कलर, ये ऑरेंज नारंगी है, येलो पीला है, ग्रीन हरा है, ब्लू नीला है, इंडिगो आसमानी, और ये वायलेट बैंगनी। तो व्हाइट लाइट 7 रंगों का कॉम्बिनेशन होती है, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अगर बेटा मुझे कोई वस्तु हरे कलर की दिख रही है ना, इसका मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु मुझे हरे कलर की दिख रही है, हरे कलर की, इसका मतलब यह कि जब उसके ऊपर लाइट टकराई होगी तो उस वस्तु ने सारे के सारे कलर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए होंगे, सारे के सारे कलर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए होंगे सारे, बस हरे कलर को उसने रिफ्लेक्ट किया होगा। यानी अगर कोई वस्तु ऐसी है कि जब उसके ऊपर लाइट गिरे तो सारे कलर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, बस हरे कलर को रिफ्लेक्ट करे, हरे कलर को परावर्तित करे। तो बेटा अगर कोई वस्तु केवल हरे को ही परावर्तित करेगी तो वस्तु से हरा कलर ही हमारी आंख में पहुंचेगा, और जो रंग हमारी आंख में पहुंचेगा वही तो दिखेगा। यानी जो वस्तु हरे रंग की दिखती है आपको, यानी उसकी खास बात यह है कि वो केवल हरे को ही रिफ्लेक्ट करती है। जो आपको नीली दिखती है वो केवल नीले को ही रिफ्लेक्ट करती है, जो लाल दिखती है वो केवल लाल को ही रिफ्लेक्ट करती है।
बाकी जो कलर उसने एब्जॉर्ब कर लिए वो तो हमारी आंख तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो वो रंग नहीं दिखेंगे। तो वस्तु जिस रंग को अवशोषित करती है वो नहीं दिखते, जिस रंग को रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित करती है, फेंक के मारती है, वो रंग हमारी आंख में पहुंचता है, उस रंग की दिखती है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ठीक है, लाल रंग की वस्तु दिखी तो लाल को रिफ्लेक्ट किया होगा, नीले के लिए नीला किया होगा, पीले वाली ने पीला किया होगा। लेकिन अगर एक वस्तु मुझे ब्लैक काले रंग की दिख रही है तो काली क्यों दिख रही है? कोई वस्तु हमें काली कब दिखती है? काले का बताया कोई बच्चा? आपको बेटा ये कहना है कि सर ब्लैक और काला ये कोई कलर बेटा फिजिक्स में होते ही नहीं है। अगर कोई चीज आपको काली दिख रही है ना, इसका मतलब पता क्या है कि अगर कोई चीज आपको ब्लैक दिख रही है तो इसका मतलब ये है कि जब इसके ऊपर लाइट टकराती है ना तो सारे कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब अवशोषित कर लेती है। कोई कलर आपकी आंख तक पहुंचता ही नहीं। जब कोई कलर आपकी आंख तक पहुंचेगा नहीं तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, और जब कुछ ना दिखे तो इस अंधेरे को हम काला कह देते हैं। तो उतनी जगह जहां से कोई भी कलर मेरी आंख पर नहीं पहुंच रहा है उतना हिस्सा मुझे क्या दिखेगा? काला। तो कोई वस्तु काली तब दिखती है अगर वो सारे रंगों को अवशोषित कर ले। और व्हाइट कब दिखेगी? अगर सारे रंग को रिफ्लेक्ट कर दे, परावर्तित। तो अगर कोई वस्तु सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर देगी तो सारे कलर आपके आंख में घुस जाएंगे। और आपको पता ही है कि सारे कलर का कॉम्बिनेशन कैसा होता है? व्हाइट। तो व्हाइट के लिए सारे कलर रिफ्लेक्ट होने चाहिए, काले के लिए होने चाहिए एब्जॉर्ब। अब इन सारी बातों को मैं लिखवा रहा हूं वन बाय वन। फिर एक बढ़िया क्वेश्चन पूछेंगे इसमें आपसे, लिखेंगे एनी ऑब्जेक्ट will appear of any object will appear of same color any object will appear of same color which is reflected by it। कोई भी वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देगी, कोई भी वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देगी जिसे वह परावर्तित करती है, कोई भी वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देगी जिसे वह परावर्तित करती है। फॉर एग्जाम्पल green color of an object is due to it reflects green color only। हिंदी में लिखेंगे कोई वस्तु हरे रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह केवल हरे रंग को ही परावर्तित करती है। तो बेटा कोई वस्तु हरे रंग की क्यों दिखती है? क्योंकि हरे को ही परावर्तित करती है। अरे मैं ले लेता नीला कलर, तो कोई वस्तु नीली क्यों दिखेगी? क्योंकि नीले को ही परावर्तित करेगी। लाल क्यों दिखेगी? क्योंकि लाल को ही परावर्तित करेगी। लेकिन अगर कोई वस्तु सारे कलर एब्जॉर्ब कर ले तो हमने कहा था कि काली दिखेगी। तो ब्लैक कलर के लिए क्या होना चाहिए? ब्लैक कलर के लिए ऑल कलर्स एब्जॉर्ब। अगर कोई वस्तु सारे कलर एब्जॉर्ब कर ले तो काली दिखेगी। और व्हाइट के लिए सारे कलर क्या कर दे? परावर्तित। व्हाइट के लिए ऑल कलर्स क्या होने चाहिए? रिफ्लेक्ट। अब देखो टीचर ये मान के चलता है कि यहां तक की बात आपको पता है, और यहां तक क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में पूछेगा। जैसे एक बार राजस्थान के एसएससी में उसने पूछ लिया एक वस्तु हरे रंग की क्यों दिखती है, तो उसने एक ऑप्शन में लिखा क्योंकि वस्तु हरे को अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब। बहुत सारे बच्चों ने टिक लगा दिया, गलत हो गया। भाई जिस रंग को वस्तु एब्जॉर्ब करेगी वो रंग तो हमारी आंख में पहुंचेगा ही नहीं, तो उस रंग की तो दिखेगी नहीं। तो हमें टिक किस पे लगाना था? वस्तु हरे रंग की इसलिए दिखती है क्योंकि वह हरे को ही परावर्तित करती है। कभी कभी एक आध बार ये भी आया हुआ है कि वस्तु काली कब दिखेगी? सारे कलर एब्जॉर्ब होने चाहिए, व्हाइट के लिए सारे के सारे रिफ्लेक्ट होने चाहिए। लेकिन अब जनरली पेपर में आता क्या है, अब उस पर आ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं पूछने वाला हूं।
ये बेटा एक रूम है, एक कमरा है, और इस कमरे के अंदर व्हाइट लाइट है, और इस कमरे के अंदर बेटा मैं एक गुलाब लेकर आया, तो ये गुलाब मुझे लाल रंग का दिखाई दे रहा है। तो व्हाइट लाइट में मुझे एक गुलाब दिख रहा है लाल रंग का। व्हाइट लाइट जिसके अंदर 7 रंग होते हैं, मुझे उसके अंदर एक गुलाब दिखा लाल रंग का। और बेटा इसी गुलाब को मैं दूसरे कमरे में लेके जाऊं, जिस कमरे में केवल हरा प्रकाश है, तो व्हाइट लाइट में लाल दिखने वाला गुलाब, जब यही गुलाब हरे प्रकाश वाले कमरे में लेके जाऊंगा तो यहां पे किस रंग का दिखेगा? नहीं, एक्स ग्रुप के लिए भाई बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, ये बैच एक्स ग्रुप के लिए नहीं है। मैं फिर से बता दूं, बार बार मैंने पहले ही बताया है, एक्स ग्रुप वालों के लिए नहीं है बैच ये। एक्स ग्रुप में पूरा 12th क्लास की फिजिक्स आती है। जितने बच्चे इसका आंसर लिख रहे हैं ब्लैक काला, उन सबका सही है। जो हरा लिख रहे हैं, लाल लिख रहे हैं, उन सबका गलत है। बेटा आप इतना दिमाग लगाओ कि व्हाइट लाइट में 7 रंग होते हैं। 7 रंग कौन से होते हैं? विबग्योर। अगर ये गुलाब मुझे लाल रंग का दिखा, भाई व्हाइट लाइट में तो 7 रंग थे, लेकिन ये गुलाब मुझे लाल रंग का क्यों दिखा होगा? क्योंकि इसने लाल के अलावा बाकी सारे कलर तो एब्जॉर्ब कर लिए होंगे, लेकिन जैसे इसके ऊपर लाल रंग टकराया होगा, लाल को इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, लाल मेरी आंख में पहुंचा इसलिए मुझे लाल दिख रहा है। भाई व्हाइट लाइट में 7 रंग हैं, ये गुलाब मुझे लाल रंग का क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसकी औकात केवल लाल रंग को रिफ्लेक्ट करने की है। ये लाल को ही परावर्तित कर सकता है, बाकी सारे कलर तो एब्जॉर्ब कर लेगा। लाल के अलावा और कोई कलर होगा उसे कर लेगा एब्जॉर्ब, चाहे हरा हो, चाहे नीला हो, चाहे पीला हो। अब यहां देखना, ये गुलाब जो है, जब आप इसके ऊपर बेटा हरा प्रकाश डालेंगे, केवल हरा प्रकाश, तो ये लाल व्हाइट लाइट में लाल क्यों दिख रहा है? क्योंकि लाल को ही रिफ्लेक्ट कर सकता है, लाल के अलावा बाकी सारे कलर करेगा एब्जॉर्ब। तो हरा इसके ऊपर डलेगा तो उसे तो एब्जॉर्ब कर लेगा, आपकी आंख में कोई कलर पहुंचेगा ही नहीं, तो आपको दिखेगा ही नहीं, यानी आप इसे कहेंगे काला। यानी से ध्यान रखना, जिस रंग की चीज है बेटा व्हाइट लाइट में, अगर व्हाइट लाइट में वस्तु लाल है, अगर लाल के अलावा किसी और रंग में रख दिया, नीले में, पीले में, किसी में, तो काला। यानी रंग बदलते हमें काला बताना है। वो कह दे कि व्हाइट लाइट में एक गुलाब नीले रंग का, तो हरे प्रकाश में काला। व्हाइट लाइट में एक कांच की प्लेट नीले रंग की, लाल प्रकाश में कैसी? काली। रंग बदलते काला बताएंगे। भाई गुलाब लाल क्यों दिख रहा था मुझे? क्योंकि वो लाल को रिफ्लेक्ट करता है, लाल के अलावा सब कुछ कर लेगा एब्जॉर्ब। लाल के अलावा हरे प्रकाश में रखा, हरे को तो एब्जॉर्ब कर लेगा, वो नीले में रखेंगे, नीले को तो एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाइट लाइट में लाल दिखने वाला गुलाब अगर लाल ही प्रकाश में रखा जाए तो कैसा दिखेगा? तो क्या आंसर होगा? भाई व्हाइट लाइट में लाल दिख रहा है, क्यों? क्योंकि लाल को रिफ्लेक्ट कर सकता है। लाल ही प्रकाश में रख देंगे तो लाल को तो रिफ्लेक्ट कर ही देगा, तो फिर तो लाल ही दिखेगा। अगर कलर चेंज नहीं करेंगे तो सेम, व्हाइट लाइट में लाल तो लाल प्रकाश में लाल, व्हाइट लाइट में नीला तो नीले प्रकाश में नीला, व्हाइट लाइट में हरा तो हरे प्रकाश में हरा, लेकिन रंग बदलते ही काला। लिखेंगे यहां पे हम, रेड रोज विल अपीयर ब्लैक इन ग्रीन लाइट। इन्होंने लिखेंगे लाल रंग का गुलाब हरे प्रकाश में काला दिखाई देगा। लाल रंग का गुलाब, लाल रंग का गुलाब हरे प्रकाश में काला दिखाई देगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। रंग बदलते काला बताना है, सेम कलर रखेंगे तो सेम ही रंग। ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी कल आपके हम इसमें रिफ्रैक्शन अपवर्तन शुरू करेंगे हम कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, और अभी मेरी 9 बजे एक दूसरे बैच में क्लास है, तो उसके लिए भी क्लास सेट करनी पड़ेगी, और आपकी पीडीएफ भी सेव करनी है हमें, जो पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी। तो बाकी रिफ्लेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई आप लोग थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको चीजें समझ में आई होंगी। एक क्वेश्चन चलो मैं जाते जाते आपसे पूछ लेता हूं अभी। जैसे क्वेश्चन ये है, इसमें आप कर सकते हैं इसे, हाँ सुपर टैट हो जाएगा, टैट वैट। ब्लैक मैंने बताया था बेटा, ब्लैक कलर की वस्तु तब दिखेगा वो सारे रंगों को अवशोषित कर ले। अगर कोई वस्तु सारे कलर अवशोषित करेगी, सारे रंग अवशोषित करेगी, तो काली दिखेगी। सारे रंग
परावर्तित करेगी तो सफेद दिखेगी। इसने कहा कि हमें हरी घास का रंग हरा दिखता है, क्यों? तो इसने लिखा कि इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर लाइट टू अवर आइज, ये हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंख पे परावर्तित करती है। बेटा कोई वस्तु हरी हमें तभी दिख सकती है अगर वो हरे रंग को परावर्तित करे, अगर उसे एब्जॉर्ब करेगी तो वो दिखेगा ही नहीं। तो एक करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, चलो आज के लिए इतने रखने हैं भाई, ठीक है, क्योंकि अभी दूसरी क्लास सेट करनी है तो माफी चाहूंगा मैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं, बाय, थैंक यू।